साथियों नमस्कार। दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट में हिंदी नाटक व एकांकी से संबंधित ऐसे 50 से अधिक प्रश्नों पर चर्चा होने वाली है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि निम्न में से नाटक और नाटककारों का कौन सा युग्म अशुद्ध है? नाटक और नाटककारों का ये युग्म है दोस्तों। कौन सा युग्म अशुद्ध है? पहला है करबला प्रेमचंद, दूसरा है रतिका कंगन, यहाँ भी गलत लिख दिया गया है, रतिका कंगन, और तीसरा है नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, और चौथा है अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर। तो देखा जाए दोस्तों तो करबला प्रेमचंद का महत्वपूर्ण नाटक है, प्रसिद्ध नाटक है। रतिका कंगन ये भी सुरेंद्र वर्मा का है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना। ये अंजो दीदी जो यहाँ चौथे विकल्प में दिया गया है, विष्णु प्रभाकर इसके नाटककार नहीं है, बल्कि अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अस्क जी की रचना है। तो इस दृष्टि से ये चौथा विकल्प सही है। दोस्तों दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से गोपाल राम गहमरी का नाटक कौन सा है? तीसरा हाथी, जैसे को तैसा, देश दशा, ख और ग, यानी जैसे को तैसा और देश दशा। तो दोस्तों देखा जाए तो गोपाल राम गहमरी का जैसे सरकटी लाश इनकी प्रसिद्ध रचना है, और इन चार विकल्पों में देखा जाए तो गोपाल राम गहमरी के नाटकों में ये तीसरा हाथी इनका प्रसिद्ध नाटक है, गोपाल राम गहमरी का। तो पहला विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है? टूटते परिवेश, लहरों के राजहंस, डॉक्टर, जय पराजय। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटकों में ये जो चार विकल्प दिए गए हैं, इसमें लहरों के राजहंस ये जो दूसरा विकल्प है ये सही है, क्योंकि लहरों के राजहंस मोहन राकेश की रचना है, ये गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित है। तो दूसरा विकल्प इस दृष्टि से सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नरेश मेहता कृत नाटक नहीं है, यानी इनमें से जो चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा नाटक नरेश मेहता का नहीं है? खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे, अग्निलीक। दोस्तों देखा जाए तो खंडित यात्राएं भी नरेश मेहता की है, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे, ये तीनों नाटक नरेश मेहता के हैं। अग्निलीक नाटक जो है नरेश मेहता का नहीं है। पांचवा प्रश्न है कि मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैरतले की जमीन को किसने पूरा किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस दृश्य से भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोहन राकेश का अपूर्ण नाटक है? संजीव ने, कमलेश्वर ने, भुवनेश्वर ने, अनीता राकेश ने। तो इनका जो अपूर्ण नाटक है पैर तले की जमीन, इसको पूरा करने वाले लेखक थे दोस्तों कमलेश्वर। कमलेश्वर ने मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक, जो कि अधूरा नाटक था इनका, उसको पूर्ण करने का महत्वपूर्ण काम किया। छठा प्रश्न है दोस्तों कि अज्ञातवास नाटक के लेखक कौन हैं? पूछ रहा है सुरेंद्र वर्मा, द्वारिका प्रसाद मिश्र, भुवनेश्वर, गोविंद वल्लभ पंत। अज्ञातवास बड़ा प्रसिद्ध नाटक है हिंदी साहित्य का। इसमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से लेखक अज्ञातवास नाटक के लेखक हैं? तो दोस्तों द्वारिका प्रसाद मिश्र अज्ञातवास नाटक के लेखक हैं, द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मिट्टी के लौंदे सब मिट्टी के लौंदे मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक में यह कथन किसका है? मोहन राकेश का बड़ा प्रसिद्ध नाटक है आधे अधूरे। सावित्री उसमें एक पात्रा है जो कि पूर्ण पुरुष की तलाश में पूरा जीवन अपना खपा देती है, लेकिन कोई पूर्ण पुरुष उसको प्राप्त नहीं होता। उसी पर इसका शीर्षक ही रखा गया है आधे अधूरे। तो उसमें एक कथन आता है कि मिट्टी के लौंदे सब मिट्टी के लौंदे। मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक में यह कथन किसका है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। छोटी लड़की का, पुरुष एक, बड़ी लड़की, स्त्री। तो दोस्तों मिट्टी के लौंदे सब मिट्टी के लौंदे, यह कथन आधे अधूरे नाटक में छोटी लड़की का है। छोटी लड़की ऐसा कहती है कि मिट्टी के लौंदे सब मिट्टी के लौंदे। दोस्तों अगला प्रश्न है कि अंधा युग नाटक में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र कौन सा है? अंधा युग जो नाटक है
धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों अंधायुग। इसमें प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र कौन सा? प्रतीकात्मक नाटक है। ये भी प्रश्न पूछता है कभी कभार कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रतीकात्मक है? तो अंधायुग नाटक दोस्तों प्रतीकात्मक है। इसमें पूछ रहा है कि इसमें हिंसा का प्रतीक पात्र कौन सा है? गांधारी, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, युयुत्स। तो दोस्तों इन 4 विकल्पों में अश्वत्थामा जो है ये हिंसा का प्रतीक पात्र माना गया है अंधायुग नाटक में, जो कि धर्मवीर भारती का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित एकांकियों व उनके लेखकों का कौन सा युग्म असंगत है? यानी इसमें जो भी एकांकियां दी गई हैं और उनके सामने उनके जो लेखक दिए गए हैं उसमें से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, असंगत है? पहला है जोंक, उपेंद्रनाथ अस्क, प्रतिभा का विवाह, रामकुमार वर्मा, शिवाजी का सच्चा स्वरूप, सेठ गोविंद दास, भोर का तारा, जगदीश चंद्र माथुर। तो दोस्तों जोंक, उपेंद्रनाथ अस्क इसके जो है लेखक ही हैं, बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी है। जोंक उपेंद्रनाथ अस्क उसके एकांकीकार हैं, लेखक हैं। ये जो दूसरा विकल्प है दोस्तों प्रतिभा का विवाह, रामकुमार वर्मा, ये असंगत है क्योंकि शिवाजी का सच्चा स्वरूप ये सोठ गोविंदास का है। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर का, बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी है जगदीश चंद्र माथुर की। तो ये दूसरा विकल्प प्रतिभा का विवाह रामकुमार वर्मा जो दिया गया है ये असंगत है। प्रतिभा का विवाह ऊषर एकांकी के जो लेखक थे भुवनेश्वर, उनके द्वारा लिखा गया एकांकी नाटक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी के सबसे बड़े नाटककार कहे जाते हैं। जैसे संस्कृत में कालिदास, यानी नाटककार की बात नहीं कर रहा हूँ, साहित्यकार की दृष्टि से देखा जाए तो संस्कृत में सबसे बड़ा नाम कालिदास का आता है, हिंदी में सबसे बड़ा नाम तुलसी का आता है। ठीक वैसे ही अंग्रेजी साहित्य में सबसे बड़ा नाम शेक्सपियर का आता है। तो इनके सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? बहुत बड़े नाटककार थे दोस्तों। तो इनके सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? लाला सीताराम ने, मोहन राकेश ने, जगमोहन ठाकुर ने, मनमोहन ठाकुर ने, जे हरजीत ने। तो दोस्तों देखा जाए तो शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद करने वाले थे लाला सीताराम। लाला सीताराम हिंदी के ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने शेक्सपियर के, विलियम शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। बहुत ही आसान प्रश्न, लेकिन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चंद्रगुप्त नाटक, दोस्तों चंद्रगुप्त नाटक आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, पाठ्यक्रम में भी रखा गया था। मालविका, अलका, कार्नेलिया और कल्याणी। तो दोस्तों चंद्रगुप्त नाटक जो कि जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है, इसकी नायिका कार्नेलिया थी। कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक की प्रसिद्ध पात्रा है नायिका के रूप में, जो कि चर्चित है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि संभवाम युगे युगे नाटक के रचयिता हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। चतुरसेन शास्त्री, परिणीता, विष्णु प्रभाकर, जे हरजीत। दोस्तों संभवाम युगे युगे, ये जो 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं, संभवाम युगे युगे नाटक के रचयिता हैं दोस्तों जे हरजीत। संभवाम युगे युगे बड़ा प्रसिद्ध नाटक है, इसके रचयिता हैं जे हरजीत। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। रचनाओं का नाम दे देता है और उसकी विधा पूछ लेता है। तो यहाँ सीधा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना एकांकी है? सुहाग के नूपुर, नदी प्यासी थी, गुल की बन्नो और परिंदे। तो दोस्तों इन 4 विकल्पों में देखा जाए तो नदी प्यासी थी ये एकांकी है, बाकी जो रचनाएं हैं उनकी विधाएं अलग हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न, अपने सुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन है भट्टार्क का, स्कंदगुप्त का, मात्रगुप्त का, प्रख्यात कीर्ति का। तो दोस्तों इन 4 विकल्पों में अपने सुकर्मों का फल चखने में कड़वा
परंतु परिणाम में मधुर होता है, ये भट्टार्क का कथन है। जयशंकर प्रसाद का नाटक है स्कंदगुप्त, उसमें भट्टार्क का कथन है, अपने सुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। बहुत ही अपने आप में एक दर्शन, जीवन दर्शन लिए हुए कथन है और बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है। महत्वपूर्ण प्रश्न, मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक, जितने विकल्प दिए गए हैं, सिंदूर की होली, लहरों के राजहंस, नहुस, रक्षाबंधन। तो दोस्तों देखा जाए तो रंगमंचीय प्रयोगों की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इसमें लहरों के राजहंस, जो कि मोहन राकेश का नाटक है, गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित, ये रंगमंचीय प्रयोगों को ध्यान में रखकर रचा गया नाटक है, लिखा गया नाटक है लहरों के राजहंस, मोहन राकेश का बड़ा प्रसिद्ध नाटक है। अगला प्रश्न है कि नाटक या एकांकी का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम है। एक बार प्रश्न फिर से देखिए, नाटक या एकांकी का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है, यानी सामने वाले स्थान पर जहां अभिनय होता है, उसका नाम क्या है? रंगशीर्ष, रंगपीठ, रंगस्थल, नेपथ्य। तो दोस्तों जहां खेला जाता है नाटक या एकांकी खेली जाती है, उस अगले भाग को रंगशीर्ष कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 17वां प्रश्न है कि अंग्रेज राज सुखसाज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह है तिख्वारी। यह पंक्तियां भारत दुर्दशा के किस अंक से ली गई हैं? पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक। दोस्तों भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का बड़ा प्रसिद्ध नाटक है और यह पंक्ति भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी, सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जाते है तिख्वारी। तो ये भारत दुर्दशा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध नाटक है, उससे ली गई पंक्ति है और भारत दुर्दशा के पहले अंक में ये पंक्ति आती है, तो महत्वपूर्ण पंक्ति है दोस्तों। 18वां प्रश्न है कि इंद्र सभा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अमानत, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो दोस्तों 4 विकल्पों में देखा जाए तो इंद्र सभा बड़ा प्रसिद्ध नाटक है, इसके लेखक हैं अमानत। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती? यानी चंद्रगुप्त नाटक जो कि जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है, इसमें कौन सी नारी पात्र, बहुत हैं इसमें, तो कौन सी नारी पात्र ऐसी है जो चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती? कार्नेलिया, सुहासिनी, मालविका और कल्याणी। दोस्तों देखा जाए तो इसमें सुहासिनी जो है वो सगराज से प्रेम करती है, सुहासिनी चंद्रगुप्त से प्रेम भाव नहीं रखती। बाकी कार्नेलिया, मालविका, कल्याणी ये सभी चंद्रगुप्त से प्रेम करती हैं और कार्नेलिया तो चंद्रगुप्त नाटक की नायिका ही है। सुहासिनी जो है ये सकराज से प्रेम करती है, ना कि चंद्रगुप्त से। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि समझ लीजिए कि आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बहुत छोटी सी आयु, मात्र 35 साल का जीवन, लेकिन लगभग 50 साल का हिंदी साहित्य का इतिहास का कालखंड इनके नाम से जाना जाता है दोस्तों। लगभग 1850 से 1900 तक का कालखंड, लगभग 50 सालों का कालखंड इनके नाम से जाना जाता है, भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, लेकिन उम्र मात्र 35 साल। तो गजब का प्रभावशाली व्यक्तित्व था दोस्तों इनका। तो पूछा जा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? 1878 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1880 ईस्वी और 1885 ईस्वी। तो दोस्तों 1880 ईस्वी तीसरा विकल्प जो है ये सही है, क्योंकि 1880 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि प्रदान की गई थी। 85 में इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के 5 वर्ष पूर्व 1880 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि प्रदान की गई थी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भुवनेश्वर बहुत बड़े नाटककार, एकांकीकार। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए भुवनेश्वर प्रसिद्ध हैं? असंगत नाटक, ऐतिहासिक नाटक, सामाजिक नाटक, समस्या नाटक। तो दोस्तों भुवनेश्वर जो कि ऊसर के लेखक माने जाते हैं, प्रतिभा का विवाह के लेखक माने जाते हैं, तो ये अपने असंगत नाटकों के लिए जाने जाते हैं। पहला विकल्प सही है, अपने असंगत नाटकों के लिए भुवनेश्वर जाने जाते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक अनूदित नहीं है? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कितने मौलिक नाटक लिखे, कितने अनूदित नाटक लिखे और कौन कौन से नाटक अनूदित हैं, कौन कौन से नाटक मौलिक हैं, इसकी जानकारी रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और बहुत ही आवश्यक है इसकी जानकारी रखना। पूछा जा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक अनूदित नहीं है? अनूदित नहीं का मतलब मौलिक है। रत्नावली, विद्यासुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, भारत दुर्दशा, नील देवी और चंद्रावली। तो दोस्तों पूछा जा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक अनूदित नहीं है यानी मौलिक है? तो ये जो चौथा विकल्प है, भारत दुर्दशा, नील देवी और चंद्रावली, ये तीनों नाटक इसमें जो दिए गए हैं इस विकल्प में, तीन के तीनों नाटक मौलिक नाटक हैं दोस्तों। बाकी यहाँ ऊपर जितने रत्नावली, विद्यासुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, ये सभी नाटक दोस्तों अनूदित हैं। ये तीन नाटक इसमें जो चौथे विकल्प में दिए गए हैं, नील देवी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, ये तीन के तीनों नाटक दोस्तों क्या हैं? मौलिक हैं, अनूदित नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? भगवती चरण वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इन चारों विकल्पों में तीसरा विकल्प सही है, रामकुमार वर्मा, क्योंकि रामकुमार वर्मा ही आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं कौन? रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है कि चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति मानी जाती है? मुद्रा राक्षस, हबीब तनवीर, बलराज पंडित, रामकुमार वर्मा। तो दोस्तों इन चार विकल्पों में मुद्रा राक्षस, हबीब तनवीर, बलराज पंडित, रामकुमार वर्मा, इन चार विकल्पों में चरणदास चोर हबीब तनवीर की रचना है। दूसरा विकल्प सही है, हबीब तनवीर, चरणदास चोर हबीब तनवीर की रचना है। अगला प्रश्न है कि 1947 के भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया पहला नाटक है जिस लाहौर नहीं देखा, पहला राजा, कितने पाकिस्तान, अंधा युग। तो दोस्तों इन चार विकल्पों में जिस लाहौर नहीं देखा, ये 1947 के भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया पहला नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि संकलन त्रय से तात्पर्य है, बहुत बार आता है, संकलन त्रय क्या है? नाटक के संबंध में, एकांकी के संबंध में संकलन त्रय यानी तीन, त्रय माने तीन चीजें होनी चाहिए। इन तीन चीजों में क्या क्या है? चार विकल्प हैं, पात्र, घटना, हुआ लिखा है, वह है ये, पात्र, घटना व चरित्र चित्रण की एकता, समय, स्थान व कार्य की एकता, कथानक, समय, हुआ की जगह हुआ लिख दिया गया है, कथानक, समय व स्थान, देखिए ये यहाँ भी गलत टाइपिंग हो गई, स्थान की एकता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखा जाए तो समय, स्थान व कार्य की एकता दूसरा विकल्प सही है। समय, स्थान व कार्य की एकता संकलन त्रय कहलाती है, यानी जिसमें समय और स्थान और कार्य, ये तीनों चीज़ों में एकान्विति होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जो है 2000 साल पहले की किसी घटना का उल्लेख कर रहे हैं और उसमें दिखा रहे हैं कि पात्र जो है वो व्हाट्सएप चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, तो 2000 साल पहले कहाँ था, ये सारी चीज़ें कहाँ थी? तो ये मतलब है एक संकलन त्रय का कि समय, स्थान और कार्य, इन तीनों में ऐक्य होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, तो उसी को संकलन त्रय कहते हैं। समय, स्थान व कार्य की एकता जो है ये संकलन त्रय है, तो दूसरा विकल्प सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि नए मेहमान एकांकी किसकी है? बहुत ही चर्चित एकांकी है नए मेहमान, पढ़ी भी होगी आप लोगों ने।
रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क। तो दोस्तों नए मेहमान एकांकी जो है ये ना तो रामकुमार वर्मा की है, ना ही जयशंकर प्रसाद की, ना ही उपेंद्र नाथ अस्क की है। नए मेहमान एकांकी दोस्तों उदय शंकर भट्ट की रचना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कौन प्रसादोत्तर युग का एकांकीकार नहीं है? प्रसादोत्तर युग का एकांकीकार नहीं है। रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी। तो दोस्तों रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट ये सब के सब प्रसादोत्तर युग के एकांकीकार हैं। किशोरीलाल गोस्वामी जो हैं ये प्रसाद युग के पहले के, प्रसादोत्तर युग के पहले के और प्रसाद युग के पहले के नाटककार हैं, एकांकीकार। दोस्तों अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी, करुणालय, विशस्य विस्मौषधम, आधे अधूरे। तो दोस्तों हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक ना तो आधे अधूरे है, ना ही विशस्य विस्मौषधम है, ना ही करुणालय है। रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास की रचना है। रणधीर प्रेम मोहिनी ये हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। 31वां प्रश्न है कि निम्न में से भीष्म साहनी का नाटक कौन नहीं है? भीष्म साहनी फिल्मकार थे बलराज साहनी, उन्हीं के भाई थे, सगे भाई थे भीष्म साहनी। पूछ रहा है कि भीष्म साहनी का नाटक कौन सा नहीं है? रंग दे बसंती चोला, 100 अजान एक सुजान, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में। तो दोस्तों रंग दे बसंती चोला भी भीष्म साहनी का है, माधवी भी भीष्म साहनी का है, कबीरा खड़ा बाजार भी भीष्म साहनी का है। 100 अजान एक सुजान जो है ये भीष्म साहनी का नाटक नहीं है, बाकी तीनों इनके नाटक हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी नहीं है? कौन सी एकांकी उपेंद्र नाथ अस्क की नहीं है? लक्ष्मी का स्वागत, काम कंदला, पापी और जोंक। तो दोस्तों देखा जाए तो लक्ष्मी का स्वागत, काम कंदला, पापी, जोंक इन 4 एकांकियों में उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी लक्ष्मी का स्वागत भी है, बहुत चर्चित एकांकी, पढ़े होंगे आप लोग। पापी और जोंक इन्हीं की एकांकी है। दूसरा विकल्प जो काम कंदला है दोस्तों ये उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी नहीं है। अगला प्रश्न है कि लबड़ धोधों एकांकी संग्रह किसका है? एक दो बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, बड़ा अटपटा नाम है। लबड़ धोधों एकांकी संग्रह किसका है? शंकर शेष का, उदय शंकर भट्ट का, बद्रीनाथ भट्ट का, भरत भूषण अग्रवाल का। तो दोस्तों लबड़ धोधों एकांकी संग्रह जो है ये बद्रीनाथ भट्ट का एकांकी संग्रह है। तीसरा विकल्प बद्रीनाथ भट्ट, बड़ा चर्चित है इनका लबड़ धोधों एकांकी संग्रह, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह प्रयाण गीत कहाँ से लिया गया है? बहुत ही चर्चित। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्कंदगुप्त से, ध्रुव शामनी से, अजात शत्रु से, चंद्रगुप्त से। तो दोस्तों हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ये जयशंकर प्रसाद की बहुत ही चर्चित रचना है, बहुत ही चर्चित गीत है इनका, जो कि इनके प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। दोस्तों आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद सबसे पहले एक कवि थे, उसके बाद नाटककार थे, उसके बाद ये निबंधकार थे, उसके बाद एकांकीकार थे, उसके बाद कहानीकार थे, उसके बाद उपन्यासकार थे। सबसे पहले एक कवि थे, इसीलिए इनकी कोई भी आप रचना देखिए तो सबसे पहले इनका कवित्व भाव झलकता है। बिना कविता की ये नाटक भी नहीं लिखते, यानी नाटकों का जो सृजन करते हैं उसमें भी गीत बीच बीच में आ ही जाते हैं। तो दोस्तों चंद्रगुप्त नाटक की ही प्रसिद्ध पंक्ति है, इसका ही प्रसिद्ध गीत है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अगला प्रश्न है कि भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। पूछ रहा है कि इसकी पात्र है छाया, उसके अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? कल्पना है, कविता है, भोग्या है, लक्ष्मी है। तो दोस्तों छाया जो कि लक्ष्मी, जो कि भोर का तारा एकांकी की पात्रा है, उसके अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री क्या है? कविता है। प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री कविता है।
बड़ा ही चर्चित कथन है इसका, इसलिए इस तरह परीक्षाओं में पूछा जाता है। 36वां प्रश्न है कि स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है? स्कंदगुप्त प्रसाद जी का बड़ा ही चर्चित ऐतिहासिक नाटक है। इसमें विदूषक कौन है? मुद्गल, खिंगल, सर्वनाग, रामा। तो दोस्तों इन चार विकल्पों में विदूषक मुद्गल है, ना कि खिंगल, सर्वनाम और रामा है। तो मुद्गल विदूषक की भूमिका में है। दोस्तों 37वां प्रश्न है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपर्युक्त कथन किसका है? आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ, यह कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर नामवर सिंह, ये चार विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। यह प्रसिद्ध कथन नाटक के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारतीय हरिश्चंद्र का कौन सा, गलत लिख दिया गया है दोस्तों, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है, टाइपिंग में कभी कभार गड़बड़ हो जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक लिखा गया है? वैदिकी हिंसा हिंसाना भवत, विशस्य विषमौषधम, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली। तो दोस्तों इन चार विकल्पों में भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक है जो कि सत्य हरिश्चंद्र तीसरा नाटक है, तीसरा विकल्प है। ये क्षेमेश्वर, संस्कृत के नाटक का अर्थ है क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। क्षेमेश्वर की रचना थी चंड कौशिक, उसी के आधार पर सत्य हरिश्चंद्र नाटक का सृजन हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के अधूरे नाटक सती प्रताप को किसने पूरा किया? दोस्तों ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक सती प्रताप, कौन सा नाटक अधूरा था? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अधूरा नाटक कौन सा था? सती प्रताप। इस सती प्रताप अधूरे नाटक को किसने पूरा किया? प्रताप नारायण मिश्र ने, राधा कृष्ण दास ने, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने, उदय शंकर भट्ट ने। तो इन चार विकल्पों में राधा कृष्ण दास ये दूसरा विकल्प है जो कि सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अधूरा नाटक जो सती प्रताप था, इसको इनकी बुआ के लड़के थे दोस्तों, ये फुफेरे भाई थे इनके, राधा कृष्ण दास, इन्होंने ही इसको पूरा किया था। भाई अधूरा नाटक है तो कोई आपका परिवार का संबंधी ही तो पूरा करेगा, या कमलेश्वर की तरह जो है वो इष्ट मित्र हो। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कमलेश्वर ने किसकी रचना को, जो कि अपूर्ण थी, पूरा किया। इसी में आया भी है कमलेश्वर ने किसकी रचना को पूर्ण किया है। अब लिख के बताइएगा आप लोग। दोस्तों एक सत्य हरिश्चंद्र नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र। एक सत्य हरिश्चंद्र नाटक है एक, इसके लेखक कौन हैं? तो दोस्तों लक्ष्मी नारायण लाल एक सत्य हरिश्चंद्र नाटक के लेखक हैं, लक्ष्मी नारायण लाल, एक सत्य हरिश्चंद्र। 41वां प्रश्न है कि जिन्होंने जीना जाना के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, गे, उपेंद्र नाथ अस्क, लक्ष्मी नारायण लाल। तो दोस्तों जिन्होंने जीना जाना इस लेखक के, इस नाटक के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, पहला विकल्प सही है। दोस्तों 42वां प्रश्न है कि प्रवृत्ति, निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? यानी मोहन राकेश का जो नाटक है, जितने भी नाटक हैं उसमें कौन सा नाटक ऐसा है जो कि प्रवृत्ति निवृत्ति तथा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व लिए हुए है? तो आषाढ़ का एक दिन, अंडे के छिलके, लहरों के राजहंस, पैर तले की जमीन। तो दोस्तों इन चार विकल्पों में लहरों के राजहंस जो कि गौतम बुद्ध पर आधारित है, उन पर केंद्रित है, प्रवृत्ति निवृत्ति आसक्ति अनासक्ति के द्वंद्व को इसमें दिखाया गया है। तो ये चौथा विकल्प, तीसरा विकल्प सही है दोस्तों। भारतेंदु का कौन सा नाटक संस्कृत कवि कृष्ण मिश्र के नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत से अनूदित नाटकों का भी सृजन किया, रचना की। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नाटक श्री कृष्ण मिश्र के नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। पाखंड विडंबन, प्रेम योगिनी, विशस्य विस्मोषधम या चंद्रावली। तो दोस्तों प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद पाखंड विडंबन माना जाता है। पहला विकल्प जो है पाखंड विडंबन, ये प्रबोध चंद्रोदय का नाटक, प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद माना जाता है। 44वां प्रश्न है कि संकलन त्रय को एकांकी की आत्मा मानने वाले विद्वान हैं। संकलन त्रय, इस पर भी प्रश्न पूछा जा चुका है। संकलन त्रय के अंतर्गत क्या क्या आता है, प्रश्न इस पर बन चुका है। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि संकलन त्रय को एकांकी की आत्मा मानने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, नामवर सिंह। तो दोस्तों इन चार विकल्पों में जो कि तीसरा विकल्प है राम कुमार वर्मा, ये संकलन त्रय को एकांकी की आत्मा स्वीकार करते हैं, एकांकी की आत्मा मानते हैं। तो ये तीसरा विकल्प राम कुमार वर्मा ये सही है, क्योंकि संकलन त्रय को एकांकी की आत्मा मानने वाले विद्वान यही हैं। 45वां प्रश्न है कि भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत ही चर्चित रचना है भारत दुर्दशा। तो इसका जो पहला अंक है उसमें भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है, ये प्रश्न पूछ रहा है। भारत की नारियों की दुर्दशा का, भारत की दुर्दशा के कारणों का, भारत के गांवों का, भारत के शहरों का। तो दोस्तों इन चार विकल्पों में भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने भारत की दुर्दशा के कारणों का जिक्र किया है। तो दूसरा विकल्प सही है। भारत की दुर्दशा के जो कारण हैं उसका जिक्र भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। अगला प्रश्न है कि कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है। कबूतर खाना मोहन राकेश, विनोद रस्तोगी, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर। तो दोस्तों कबूतर खाना जो रचना है, जो एकांकी है, ये ना तो मोहन राकेश की है, ना तो विनोद रस्तोगी की है, ना ही भुवनेश्वर की है। दोस्तों ये जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है कबूतर खाना। तो तीसरा विकल्प अपने आप में सही है। दोस्तों 47वां प्रश्न है कि प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है। प्रकाश और परछाई धर्मवीर भारती की रचना है, हरिकृष्ण प्रेमी, विष्णु प्रभाकर या भुवनेश्वर की रचना है। प्रकाश और परछाई एकांकीकार किस एकांकीकार की रचना है। तो दोस्तों तीसरा विकल्प है विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर की रचना है प्रकाश और परछाई। तो ये तीसरा विकल्प सही है। 48वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनूदित नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत से अनूदित नाटकों का भी सृजन किया। तो कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनूदित है दिए गए विकल्पों में। विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा, नील देवी, चंद्रावली। तो दोस्तों विद्या सुंदर नाटक जो है इन चार विकल्पों में पहला विकल्प विद्या सुंदर नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनूदित नाटक है, ना कि मौलिक नाटक। बाकी भारत दुर्दशा, नील देवी, चंद्रावली ये सब क्या है, मौलिक नाटक हैं इनके। लेकिन विद्या सुंदर जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनूदित नाटक है, मौलिक नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से ज्वाला प्रसाद मिश्र का नाटक कौन सा है। ज्वाला प्रसाद मिश्र बहुत चर्चित नाम तो नहीं है, लेकिन परीक्षाओं में कभी कभार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ज्वाला प्रसाद मिश्र का नाटक कौन सा है। पोस्टर, मयंक मंजरी, सीता वनवास, चंद्रावली। तो दोस्तों इन चार विकल्पों में सीता वनवास ज्वाला प्रसाद मिश्र का नाटक है। सीता वनवास, क्योंकि सभी राम के वनवास की चर्चा करते हैं, सीता वनवास की चर्चा करने वाले ज्वाला प्रसाद मिश्र थे। तो सीता वनवास, अब देखिए ज्वाला प्रसाद मिश्र भले चर्चित नाम नहीं है हिंदी साहित्य के, लेकिन इनकी जो रचना है सीता वनवास अपने आप में यूनिक है, अपने आप में अलग रचना है। क्योंकि राम के वनवास की चर्चा सभी करते हैं, सीता के वनवास की चर्चा ज्वाला प्रसाद मिश्र करते हैं। तो इसलिए सीता वनवास ज्वाला प्रसाद मिश्र का नाटक है। तो इसलिए तीसरा विकल्प सही है। 50वां प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तिलचट्टा प्रतीकात्मक नाटक है दोस्तों मुद्रा राक्षस का।
तो तिलचट्टा किसका प्रतीक है? मानव मन की पाश्विक प्रवृत्तियों का, समाजव्यापी संतरास का, यौन कुंठाओं का, इनमें से किसी का नहीं। तो दोस्तों तिलचट्टा जो है यौन कुंठाओं का प्रतीक माना गया है। तीसरा विकल्प यौन कुंठाओं का प्रतीक है तिलचट्टा। मुद्रा राक्षस का जो नाटक है तिलचट्टा, उसमें तिलचट्टा यौन कुंठाओं का प्रतीक माना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाथी, घोड़ा, चूहा, कजरीवन, काफी हाउस में इंतजार तथा राम की लड़ाई, यह नाटक किसके हैं? कई नाटकों के इसमें नाम दिए गए हैं। हाथी, घोड़ा, चूहा, कजरीवन, काफी हाउस, इंतजार, राम की लड़ाई, ये किसके नाटक हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र के, लक्ष्मी नारायण लाल के, शंकर शेष के, गोविंद वल्लभ पंत के। तो दोस्तों लक्ष्मी नारायण लाल के ये सब नाटक हैं। हाथी, घोड़ा, चूहा, कजरीवन, काफी हाउस में इंतजार और राम की लड़ाई, ये लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। दोस्तों 52वां प्रश्न और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न जो है इस वीडियो का, सुरेंद्र वर्मा के नाटक 8वां सर्ग का प्रकाशन वर्ष है 1975 ईस्वी, 1976 ईस्वी, 1977 ईस्वी, 1978 ईस्वी। तो दोस्तों सुरेंद्र वर्मा का जो नाटक है 8वां सर्ग, अच्छा इस पर एक प्रश्न और भी बनता है। 8वां सर्ग नाटक की विधा बहुत पूछी जाती है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। 8वां सर्ग नाटक की विधा कौन सी है? तो सुरेंद्र शर्मा का जो इनकी जो रचना है 8वां सर्ग, ये नाटक है दोस्तों, और नाटकों पर ही मान लीजिए ये सीरीज ही चल रही है। तो सुरेंद्र वर्मा का नाटक जो है 8वां सर्ग, इसका प्रकाशन वर्ष 1976 ईस्वी है। 1976 ईस्वी में 8वां सर्ग का प्रकाशन होता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।